ओके। कल के लेक्चर में हमने डिसीज ऑफ लिवर स्टार्ट किया था। डेमो क्लास था हमारा, जिसमें हमने सबसे पहले लिवर एब्सेस के बारे में टॉपिक में पढ़ना शुरू किया था। कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ना, वो मैंने आज चेंज कर दिया है। देन हमने देखा था कि जो लिवर एब्सेस होता है, कि जिसको हम हिपेटिक एब्सेस से भी जानते हैं, उसके मेनली टू टाइप्स है। एक पायोजेनिक और एक एमोइबिक। तो पायोजेनिक को कल हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था, उसका एटियोलॉजी देखा था, क्लिनिकल फीचर्स याद कराए थे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस देखे थे। ट्रीटमेंट में दो थी, एंटीबायोटिक थेरापी एंड सर्जिकल ड्रेनेज। ओके, दोनों देखा था। तो आज हम शुरू करेंगे एमोइबिक लिवर एब्सेस के बारे में। तो एमोइबिक लिवर एब्सेस, तो जैसे हमने पायोजेनिक लिवर एब्सेस पढ़ा था और उसकी इटियोलॉजी देखी थी कि वो पायोजेनिक लिवर एब्सेस कैसे होता है ना। हमने इटियोलॉजी देखी थी कि इन इन रीजंस की वजह से पायोजेनिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। वैसे ही जो एमोइबिक लिवर एब्सेस है, वो एमोइबिक एब्सेस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिसेंट्री। ये एमोइबिक लिवर एब्सेस कैसे डेवलप होता है, नीचे यहाँ पर बताएंगे। कि एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ये जब पास हो जाता है फ्रॉम द colonic lesion via the portal vein into the liver, then this amoebic liver abscess will be formed, and this disease can be divided into the two stages. First one is the amoebic hepatitis and second one is the abscess. Complication में बता रहे हैं कि prognosis of amoebic abscess is much better than pyogenic abscess। मतलब कि एमोइबिक एब्सेस होना पायोजेनिक एब्सेस होने से तो अच्छी बात है। हाउएवर इफ द एब्सेस रिमेन्स अनट्रीटेड, वैसे तो दोनों एब्सेस को कंपेयर करें तो पायोजेनिक से अच्छा एमोइबिक कह सकते हैं, लेकिन इसको भी अगर अनट्रीटेड रखा गया, अच्छे से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो फिर वो एब्सेस बर्स्ट होके इन कैविटी में जा सकता है। कौन कौन से कैविटी में जा सकता है, तो राइट प्लूरल कैविटी में, या राइट लंग में, या पेरिटोनियल कैविटी में वो बर्स्ट हो सकता है अगर एब्सेस को अनट्रीटेड रखा गया तो। फिर से देखिए, हमने देखा कि एमोइबिक लिवर एब्सेस वो एक ऑर्गेनिक डिसेंट्री के एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटी का है, डिसेंट्री ऑब्वियसली इंटेस्टाइन वगैरह में रहेगी, डिसेंट्री वगैरह, और उसमें ये जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटी का था, इस कॉलोन में एक लेशन बनने की वजह से थ्रू दी पोर्टल वेन ये जब लिवर में एंटर कर जाएगा, तब जाके इस तरह का एब्सेस फॉर्म होता है। अगर इस एब्सेस को अनट्रीटेड रखा गया तो फिर वो प्लूरल कैविटी, राइट साइड की प्लूरल कैविटी में बर्स्ट हो सकता है, राइट साइड के लंग में, और पेरिटोनियल कैविटी में जाके ये एब्सेस फिर बर्स्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कि जब एमोइबिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलता है। सो द एमोइबिक एब्सेस डेवलप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ एमोइबिक डिसेंट्री। मोस्टली जो एमोइबिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है, अगर किसी इंसान को एमोइबिक डिसेंट्री हुई थी, उसके बाद ही ज्यादातर एमोइबिक एब्सेस डेवलप होता है। इट हैड एन even occurred after many months of amoebic dysentery and even a few years after an attack of amoebic dysentery। कुछ महीने पहले किसी को amoebic dysentery हुई थी, या फिर कुछ साल पहले किसी को amoebic dysentery हुई थी, तो उसका अटैक आ सकता है थ्रू दिस एब्सेस। ठीक है, तो उसका अटैक आके फिर से ये एब्सेस डेवलप हो सकता है। Amoebic abscess has also appeared in person who had mild diarrhea, not diagnosed as typical amoebic dysentery। Amoebic abscess इस तरह से भी अपीयर्ड हो सकता है किसी इंसान में, कि किसी को माइल्ड डायरिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़े बहुत डायरिया क्या हो गए, उसने डायग्नोसिस पे नहीं गया, उसको टिपिकल एमोइबिक डिसेंट्री थी, बट वो डायग्नोसिस पे नहीं गए, एंड कॉन्सिक्वेंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली वो डायग्नोसिस पे नहीं गए हैं, तो उन्होंने उस एमोइबिक डायरिया के रिलेटेड, डिसेंट्री के रिलेटेड उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं ली होगी, तो ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से फिर वो आगे जाके एब्सेस की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर मैनी मंथ्स और आफ्टर फ्यू इयर्स। थ्रू एनीमिया एंड लॉस ऑफ weight are forced to appear, yet the typical symptoms of amoebic abscess are the pain and fever।
कुछ लक्षण में एनीमिया एंड लॉस ऑफ वेट भी देखने को मिलता है। फर्स्ट अपीयर्स में ये दोनों लक्षण सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट टिपिकल सिम्टम्स देखें तो पेन होना एंड फीवर अप टू दी 39 डिग्री सेल्सियस और इवन मोर पर्टिकुलरली एट द नाइट, ये सिम्टम्स इस एमोइबिक लीवर एब्सेस में देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, लीवर में एनलार्जमेंट देखने को मिलता है और टेंडर हिपेटोमेगाली देखने को मिलता है। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिपेटोमेगाली ही होगा, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या, तो क्लिनिकल फीचर्स में एमोइबिक एब्सेस, वो एमोइबिक डिसेंट्री किसी को अगर डेवलप हुई थी तो आफ्टर एमोइबिक डिसेंट्री के बाद भी ये इसका अटैक आता है। ठीक है, मोस्टली यही सब होता है कि डिसेंट्री हो गई एमोइबिक वाली, डायग्नोसिस नहीं हुआ, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो फिर आफ्टर कुछ महीने बाद और कुछ साल बाद जाके फिर वो इस तरह से आ सकता है एब्सेस में। देन व्हाट आर दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तो हम कुछ ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वहां पर ल्यूकोसाइट्स रिवील होंगे। सेरोलॉजिकल टेस्ट कराने पर कुछ एंटीबॉडीज डिटेक्ट होंगी, जो कि ई हिस्टोलाइटिका के एंटीबॉडीज हमें डिटेक्ट होंगी। एलएफटी यहाँ पर कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में सिग्मोइडोस्कोपी, रेडियोग्राफी कराई जाती है। and diagnosis is 100% confirmed by aspiration of liver abscess। बाकी पक्का तो डायग्नोसिस कब होगा, जब हम लिवर एब्सेस से एस्पायरेशन करेंगे। द एनकोवी सॉस पर्स इज क्वाइट डायग्नोस्टिक, इस लीवर एब्सेस में हमें इस तरह का पर्स देखने को मिलता है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं क्या होता है वो उस टाइप का पर्स। पहले आ जाओ ट्रीटमेंट में। सो ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट ऑफ एमोइबिक एब्सेस इज मेनली थ्रू द ड्रग थेरापी, ज्यादातर इसमें ड्रग थेरापी से ट्रीट करा जाता है विद एमोइबिसिडाल ड्रग्स। A few abscesses, particularly the large ones, may require needle aspiration। मोस्टली ड्रग थेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं, बट अगर कुछ एब्सेस ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं तो फिर उनमें निडल एस्पायरेशन की रिक्वायरमेंट लगती है। बाकी तो हम क्या करेंगे ड्रग थेरापी में, एमोइबिसिडाल ड्रग्स देंगे। तो एमोइबिसिडाल ड्रग्स में भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो मेट्रोनाइडाजोल, ये एमोइबिसिडाल की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसका डोज हम याद रखेंगे 500 mg या फिर 750 mg ओरली दी जाती है 3 times per day फॉर 5 to 10 days। अगर मेट्रोनाइडाजोल नहीं तो उसके अल्टरनेटिव में इमेटिन, डिहाइड्रो इमेटिन एंड क्लोरोक्विन मेडिसिन यूज होती है। तो मैनेजमेंट में ड्रग थेरापी, अगर पर्टिकुलर लार्ज वन एब्सेस फॉर्म हुआ है तभी उसमें नीडल एस्पायरेशन रिक्वायर होता है। एमोइबिसिडल ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस याद रखेंगे मेट्रोनाइडाजोल, उसका डोज याद रखेंगे 500 to 750 mg, दोनों में से कोई भी। देन 3 times per day फॉर 5 to 10 days ये मेडिसिन दी जाती है। फिर बात आती है नीडल एस्पायरेशन। तो ये जो नीडल एस्पायरेशन किया जाता है कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही किया जाता है। जैसे कि कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पर इंडिकेशंस बता रहे हैं, जैसे कि persistence of clinical features of amoebic abscess following a course of amoebicidal drug। अगर कोई एमोइबिसिडाल का ड्रग का कोर्स फॉलो कर रहा है फिर भी उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो परसिस्ट कर रहे हैं, वो एक इंडिकेशन होता है। क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिपेटिक एब्सेस, क्लिनिकली या रेडियोग्राफिक हमें एविडेंस मिलता है हिपेटिक एब्सेस के प्रेजेंस का, तो फिर ये दो मेन इंडिकेशंस रहते हैं कि जिनकी वजह से नीडल एस्पायरेशन इंडिकेटेड होता है। तो कैसे करा जाएगा नीडल एस्पायरेशन, टेक्निक है ये एस्पायरेशन ओटी में ही कंडक्ट होगा। एस्पायरेशन शुड बी कंडक्ट इन ओटी, अ लॉन्ग नीडल विथ वाइड बोर सेलेक्टेड। ठीक है, कैसी नीडल लेंगे, एक लंबी नीडल और जिसमें वाइड बोर हो, ऐसी हम नीडल को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा रूट प्रेफर करेंगे, so the preferred route is through the 9th-10th interspace between the anterior and posterior axillary line, and then through this route the needle may better be introduced through the guidance of CT or the ultrasound। सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में इस नीडल को फिर इंट्रोड्यूस करके नीडल एस्पायरेशन करके उस पर्स को निकाला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने कल क्या क्या देखा था। सबसे पहले अगर लीवर एब्सेस आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए
तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि लीवर एब्सेस क्या है, उसके बाद बताना है कि लीवर एब्सेस दो टाइप्स के हैं, फिर आ जाना है फर्स्ट टाइप पायोजेनिक लिवर एब्सेस। दो टाइप्स थे, पायोजेनिक एमोइबिक। पायोजेनिक में etiology लिखनी है, एमोइबिक में क्या लिखना है कि ऑर्गेनिक डिसेंट्री के एज अ कॉम्प्लिकेशन एमोइबिक लिवर एब्सेस डेवलप होता है। जबकि पायोजेनिक लिवर एब्सेस में हमने पॉइंट्स की वर्ड्स याद करे थे, पोर्टल वे पोर्टल वेन के थ्रू, बिलियरी ट्री के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, डायरेक्ट एक्सटेंशन लग सकता है किसी नेबरहुड के इन्फेक्शन का, या फिर हिपेटिक ट्रॉमा लगने की वजह से। ऐसे कीवर्ड्स याद करके टियोलॉजी लिखेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें इतने सारे हमने याद किए थे। वहां पर क्या था, वहां पर पेन एंड फीवर मोस्ट कॉमन था, बाकी एनीमिया एंड वेट लॉस भी ज्यादातर फर्स्टली देखने को मिलता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे दोनों में, देन ट्रीटमेंट। ओके, एमोइबिसिडल एमोइबिक लीवर एब्सेस में क्या होगा, मोस्टली ड्रग ड्रग थेरेपी दी जाती है, एमोइबिसिडल ड्रग मेट्रोनाइडाजोल। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारा एक आयुर्वेद पोर्शन ले लेते हैं जो कि छोटा सा है। आप जब सुश्रुत संहिता का निदान स्थान पढ़ेंगे, विद्रदी निदान, आपके पेपर 1 पार्ट बी का पॉइंट है ये विद्रदी। मैं डिटेल में पूरी विद्रदी आपको पढ़ाऊंगी, तो जब पढ़ाऊंगी तब पूरी संहिता से ही श्लोका वाइज पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पर यकृत विद्रदी और बाकी सब विद्रदी का वर्णन है। लेकिन अभी बस इतना याद करो कि यकृत विद्रदी अगर लीवर डिसऑर्डर्स में से 2 मार्क्स में पूछा जाए तो दो लक्षण याद करने हैं, श्वास और तृष्णा। रेफरेंस याद रखना 9th अध्याय विद्युति निदान। और चिकित्सा में इतना याद रखना कि उशिकादि गण की औषधियां और वरुण आदि गण का कषाय यूज होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा आयुर्वेद वाला पोर्शन, यकृत तल्योदर। तो जैसे यकृत विद्रदी एक सेपरेट टॉपिक नहीं है, विद्रदी का ही एक पोर्शन है, बिल्कुल वैसे ही यकृत दल्योदर जब मैं आपको उदर रोग पढ़ाऊंगी, आपके सिलेबस का पेपर 2 का पार्ट ए पोर्शन में उदर रोग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान चिकित्सा स्थान से पढ़ेंगे, लक्षण वगैरह भी पढ़ेंगे, और उसमें जो सर्जरी वगैरह आएगी वो भी हम स्टडी करेंगे, तो वहां पर डिटेल में बताया जाएगा। वहां पर जब आप संहिता ओपन करोगे 7th नंबर का निदान स्थान का अध्याय, तो पहले प्लीहोदर का वर्णन है। ठीक है, और फिर ये श्लोक लिखा गया है, सवेत रश्मिन प्रकृति प्रदुष्टे ज्ञेयम यकृत दल्युदरम तदेव। इसमें यकृत दल्योदर में जो निदान है, संप्राप्ति है, लक्षण है, चिकित्सा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लीहोदर ही होता है। तो याद रखोगे इसका रेफरेंस क्या है, सुश्रुत निदान स्थान। श्लोक याद नहीं करना है, सीधा निदान याद रखोगे कि विदाह कारक आहार का सेवन करना, अभिषेधी आहार का सेवन करना, इन दोनों निदान की वजह से जो रक्त है और कफ है उसकी दुष्टि हो जाती है, और इस दुष्टि होने की वजह से यकृत की वृद्धि देखने को मिलती है। कहाँ पर यकृत कहाँ होता है, दक्षिण पार्श्व में, तो दक्षिण पार्श्व में यकृत की वृद्धि देखने को मिलती है। क्यों, विदाह कारक एंड अभिसंधि आहार का सेवन होने से रक्त और कफ की दुष्टि होती है, इसी वजह से। लक्षण, तो लक्षण में ग्लानि, मंदाग्नि, पांडु, मंदज्वर और क्षीण बल जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब उधर रोग पड़ेंगी तब फिर से ये रिपीट होगा, अभी बस नोट से इतना जितना बताया गया है उतना याद रखना है। फिर आता है चिकित्सा। तो चिकित्सा में बता रहे कि आफ्टर प्रॉपर स्नेहन स्वेदन, जो वेन होती है इनसाइड द एल्बो ऑफ पेशेंट राइट हैंड शुड बी डली ओपन। इन शॉर्ट, जो पेशेंट होता है यकृत दल्योदर का, उसको पहले अच्छे से स्नेहन स्वेदन दे दिया, उसके बाद उसकी बॉडी में जो राइट हैंड हो, क्योंकि यकृत क्या होता है, यहाँ होता है राइट साइड पे, तो राइट साइड में यकृत, राइट साइड का हैंड, उसके एल्बो के नियर में जो वेन जा रही है उसको हम डली ओपन करेंगे। ठीक है, एक ये ट्रीटमेंट हो गई। फिर शोधन कर्म करा सकते हैं, जैसे कि वमन विरेचन। दूसरा, यव को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में विद सवर्चिका एंड हिंगू।
समुद्र क्षुप्ति क्षार को दुग्ध के साथ भी यूज किया जाता है। देन पारिजातक, इक्षुक और अपामार्ग के क्षार का इस यकृत दलोदर की चिकित्सा में यूज होता है। तैल मिश्रित शोभांजन का क्वाथ, उसमें पिपली, सेंधव लवण और चित्रक ऐड करके उसका यूज होता है। कांजी, पुतिकरंज क्षार, विण लवण और पिपली। इस तरह से आपको टोटल इतनी ट्रीटमेंट को याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि स्नेहन स्वेदन कराएंगे, फिर जाके उसके राइट साइड के हैंड की वेन है उसको डायली ओपन कर देंगे, 2 हो गया। फिर याद रखोगे कि शोधन कराए। तीसरा यव खिलाएंगे, साथ में सवर्चिका और हिंग। क्षार खिला सकता है, कौन सा क्षार? समुद्र क्षुप्ति क्षार, उसको दुग्ध के साथ। देन पारिजातक, इक्षुक और अपामार्ग का क्षार भी यूज होता है। जो शोभांजन क्वाथ है उसको तैल मिश्रित करके उसमें पिपली, सेंधव लवण, चित्रक ऐड करके दिया जाता है। कांजी, पुतिकरण क्षार, वीण लवण और पिपली का फॉर्मुलेशन भी यूज होता है। ओके, तो इस तरह से हमने एमोइबिक लिवर एब्सेस कंप्लीट किया। देन यकृत विद्रवी जो कि बस 2 मिनट का था, और यकृत दल्योदर। ठीक है, सेम टू सेम प्लीहोदर भी आएगा। तो जब उधर रोग पढ़ेंगे तब पहले संहिता से पढ़ेंगे, उसके बाद नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों को एग्जाम हिंदी मीडियम में देनी होगी उनको नोट्स हिंदी में मिल जाएगी, जिनको इंग्लिश में एग्जाम पेपर लिखना होगा उनको इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे।